इन द प्रीवियस वीडियो सेशन हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस का डिफिनेशन पढ़ा था, रिएक्टेंट्स को समझा था और रिजल्ट को समझा था। आज हम लोग केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे। केमिकल इक्वेशन के डिफिनेशंस क्या होते हैं और फिर केमिकल इक्वेशन से प्राप्त होने वाली सूचनाएं क्या क्या हैं, जिसको इंफॉर्मेशंस कहते हैं। केमिकल इक्वेशंस के प्रॉफिट क्या है, लाभ कैसे हमारे लिए केमिकल इक्वेशन बेनिफिशियल है, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण कहाँ कहाँ अप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, हेडिंग हम लोगों ने डाल दिया है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण होता है क्या, देखिए एक हम रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया लेंगे हम, मान लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन टेंड्स टू वाटर, और वाटर को क्या कहा जाता है, एक्वा भी कहा जाता है। तो ये भी आप आज याद रखोगे। यहाँ पे देखिए हम एक रासायनिक अभिक्रिया ले लिए जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं, वाटर और एक्वा का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब जल का निर्माण हो रहा है। अब यहाँ से कहने का मतलब क्या हुआ कि हम ये रासायनिक अभिक्रिया लिखे, रासायनिक समीकरण नहीं लिखे। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण लिखेंगे कैसे, क्वेश्चन ये आता है कि रासायनिक समीकरण भाई है क्या चीज। तो यदि इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में सिंबल के द्वारा, संकेत के द्वारा, उनके केमिकल फॉर्मूलाज के द्वारा हम लिख दे, तो वही जो नया प्रोसेस बनेगा उसी प्रोसेस को रासायनिक समीकरण कहा जाएगा। कहने का मतलब हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H2, ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, O2 टेंड्स टू A2, टेंड्स टू, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कीजिए आप, इक्वेशन को बैलेंस कर दीजिए। कैसे इक्वेशन बैलेंस होगा, हाइड्रोजन की संख्या 2, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 सही है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 1। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए। ठीक है, कभी भी रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करते समय कभी भी कोफिशिएंट में अंकों को जोड़ा जाता है, गुणा किया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे, समझे। अब यहाँ पे कर लेते हैं, अब देखते हैं, चेक करते हैं। हाइड्रोजन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 2 दूनी 4, तो यहाँ से एक चीज और कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 कर देते, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 2 और ये भी 2, तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब हमें देखना है केमिकल इक्वेशन है क्या चीज। केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन देखिए यहीं से फाइंडिंग आउट होगा। कैसे, जब रासायनिक अभिक्रिया को भाग लेने वाले पदार्थ या तो तत्व हो सकते हैं, नहीं तो यौगिक, तो जब रासायनिक अभिक्रिया के तत्वों या यौगिकों के सूत्रों या संकेतों द्वारा लिखा जाता है, तो जो नया पदार्थ देखिए इसका डेफिनेशन, जब रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों या संकेतों के द्वारा लिखा जाता है, तो उसी प्रोसेस को जो है रासायनिक समीकरण के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन हमने वर्ड में लिखा था, यहाँ पे हाइड्रोजन का संकेत H2, ऑक्सीजन को O से लिखा था, यहाँ पे ऑक्सीजन का संकेत O2, और यहाँ पे वाटर को इतना बड़ा लिखा था, हमने लिख दिया छोटा। कहने का मतलब ये हुआ कि तत्वों के, यौगिकों के नाम को सिंबल या उसके केमिकल फॉर्मूला के द्वारा लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझ में, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या क्या है, इस पॉइंट पे आते हैं हम लोग, ज्यादा डिस्कस नहीं करते क्योंकि छोटी चीज है। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या क्या है। पहला नियम, रिएक्टेंट और रिजल्ट के बारे में प्रीवियस सेशन में मैंने बताया था आप लोगों को कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं। रिजल्ट क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण के रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ होते हैं। तो अब हमें देखना है कि रिएक्टेंट और यहाँ पे कैसे अप्लीकेबल होगा। पहला रूल ये है लिखने का तरीका, यहाँ पे लिखने का रूल अगर देखा जाए तो 5 रूल है। पहला रूल क्या है कि रिएक्टेंट जो होते हैं ना, रिएक्टेंट को, ये अगर एरो मार्क है, रिएक्टेंट को एरो मार्क के लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, तो यह रिएक्टेंट हो गया, ये पूरा रिएक्टेंट है, एरो मार्क ये है तो इसका लेफ्ट साइड में। दूसरा है, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया कि एरो मार्क के राइट साइड में रिजल्ट को लिखा जाता है। रिजल्ट या इसी को क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। समझ में, तो ये क्या हो गया, राइट साइड में हो गया। पहला मैंने बताया कि रासायनिक समीकरण में रिएक्टेंट को एरो मार्क के लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। दूसरा बताया कि रासायनिक समीकरण में रिजल्ट को एरो मार्क के राइट साइड में लिखा जाता है। अगला नियम आता है, क्या होगा यदि 2 या 2 से अधिक जो है रिएक्टेंट हो गए या 2 या 2 से अधिक रिजल्ट हो गए। तो पहली बात, यदि रिएक्टेंट की संख्या 2 या 2 से अधिक हो तो उनके बीच में, मान लीजिए ए और बी 2 रिएक्टेंट हो गए, तो इनको जो है प्लस सिंबल के साथ लेफ्ट साइड में ही लिखेंगे, क्योंकि ये तो है तो रिएक्टेंट ही।
चौथा आता है कि यदि रिजल्ट की संख्या 2 या 2 से अधिक आ गई, तो रिजल्ट की संख्या जब 2 या 2 से अधिक आती है तो वहां पे जो होता है, मान लीजिए सी और डी दो रिजल्ट बने तो यहाँ पे प्लस साइड और इसको भी राइट साइड में ही लिखा जाता है, क्योंकि ये भी तो है क्या रिजल्ट। पांचवा रूल आता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा एक क्लू भी निकलता है। पांचवा रिजल्ट आता है कि रिएक्टेंट और रिजल्ट के बीच में, ये हो गया अपना रिएक्टेंट और ये हो गया रिजल्ट। रिएक्टेंट और रिजल्ट या इसी को ना प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट के बीच में एरो मार्क का यूज किया जाता है। समझ में? तो 5 लिखने के तरीके थे जिसको हमने डिस्कस किया। अब हमें देखना है कि इसके द्वारा क्लू क्या निकलता है। तो ये जो एरो मार्क है ना, यह डिनोट करता है, शो करता है कि रासायनिक अभिक्रिया जो होता है किस दिशा में हो रही थी। यहाँ से रिएक्टेंट से रिजल्ट के दिशा में हो रही है। कहने का मतलब रिएक्टेंट जो है एरो मार्क के ये भी डिनोट करता है। यहाँ से भी देखिए एरो मार्क का बड़ा इंपॉर्टेंस है। एरो मार्क के द्वारा हम ये भी पता करें रिएक्टेंट कौन है, रिजल्ट कौन है। समझ में आ रहा है? तो यदि हम इस केमिकल इक्वेशन को ले लें तो इस केमिकल इक्वेशन में एरो मार्क ये है, एरो मार्क के लेफ्ट साइड में ये है, तो मतलब ये पूरा जो होंगे रिएक्टेंट होंगे। एरो मार्क के राइट साइड में H2 है तो ये पूरा रिजल्ट होगा। और एरो मार्क या डिनोट करें, यहाँ पे देखिए 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट थे तो यहाँ पे प्लस सिंबल का यूज है। यहाँ पे 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड नहीं थे तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका यूज नहीं किया। ठीक है, इसी को हम लोगों ने पांचों जो है पांचों रूल लिखने के देख लिए। अब हमें देखना है कि रासायनिक समीकरण के द्वारा कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, इसके बारे में हमें देखना है। तो रासायनिक समीकरण के द्वारा प्राप्त होने वाली सूचनाएं, तो पहली बात तो ये कि रासायनिक समीकरण होना चाहिए हमारे पास। तो वही रासायनिक समीकरण जल वाला हम लोग ले लेते हैं और उसको जो है समझते हैं उस पर। रासायनिक अभिक्रिया लिखा है, इसका रासायनिक समीकरण लेते हैं। क्या हुआ था रासायनिक समीकरण? H2 + O2 टेंड्स टू 2H2O और यहाँ पे 2। इससे हमें क्या ढूंढना है? इंफॉर्मेशंस ढूंढनी है, इंफॉर्मेशंस। ठीक है, दैट मीन्स सूचनाएं। कौन कौन सी सूचनाएं हमें रासायनिक समीकरण के द्वारा प्राप्त होते हैं? पहला सूचना हमें प्राप्त होता है कि ये देखिए ये क्या है, H2 मतलब हाइड्रोजन, तो यहाँ पे लिखोगे आप हाइड्रोजन लिखेंगे। H2 किसका है? हाइड्रोजन का। O2 किसका है? ऑक्सीजन का। H2O कितना है? वाटर का। कहने का मतलब ये हुआ कि रासायनिक समीकरण के द्वारा पहला बात पता चलता है कि तत्व का संकेत क्या है। तत्व का संकेत या सूत्र के बारे में हमें पता चलता है किसके द्वारा? रासायनिक समीकरण के द्वारा। अगर ये रासायनिक समीकरण दिया हो तो इसके द्वारा हम लोग पता तो कर ही लिए कि H2 हाइड्रोजन को कहते हैं, O2 ऑक्सीजन को कहते हैं, तो इसके द्वारा हमें सूचनाएं प्राप्त हुई ना जी। दूसरा हमें प्राप्त होता है, दूसरा इंफॉर्मेशन क्या प्राप्त होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और कौन से पदार्थ बन रहे हैं। तो पहला बात, रासायनिक समीकरण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं तो ये हमें बन रहे हैं, और बन क्या रहे हैं? जल का निर्माण हो रहा है। तो ये भी हमें पता चलता है किसके द्वारा? कहने का मतलब रिएक्टेंट एंड रिजल्ट के बारे में। मतलब रासायनिक समीकरण में भाग कौन से पदार्थ ले रहे हैं और रासायनिक समीकरण बन कैसे, कौन से रासायनिक समीकरण में बन कौन से पदार्थ में। समझ में आ रहा है? तीसरा इससे हमें क्या सूचना प्राप्त होता है? तीसरा सूचना हमें यह प्राप्त होता है कि इनके नंबर ऑफ मोल्स के बारे में पता चलता है। नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे प्राप्त होगा? यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के कितने? 2 मोल, ऑक्सीजन कितने? 1 मोल, और यहाँ पे जल कितने? 2 मोल। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स की जानकारी भी रासायनिक समीकरण के द्वारा प्राप्त हो जाता है। चौथा हमें प्राप्त होता है इनके एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में। तो पहला पॉइंट याद रखना है कि एटम जो होते हैं एलिमेंट के होते हैं, एलिमेंट्स के होते हैं, मतलब तत्व के क्या होंगे? परमाणु, और यौगिक के मतलब कंपाउंड्स जो कंपाउंड किसके होंगे? कंपाउंड्स के होते हैं मॉलिक्यूल। तो जितने भी तत्व होते हैं तत्व के क्या होते हैं? तत्व के एटम और यौगिक के मॉलिक्यूल मतलब अणु। यहाँ पे देखिए एटम और मॉलिक्यूल के बारे में। तो यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने एटम? 2 एटम हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के 2 एटम, और यहाँ पे जल का निर्माण कितना हो रहा है? कितने एटम है, कितने मॉलिक्यूल है यहाँ पे?
तो 2 मॉलिक्यूल हैं। तो इसके द्वारा ये भी सूचना हमें प्राप्त हो जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के कितने तत्व के परमाणु हैं और जो पदार्थ बन रहा है उसके कितने अणु का निर्माण हो रहा है, क्योंकि पदार्थ बनेगा तो पदार्थ क्या होता है, यौगिक, और यौगिक क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। समझ में आ रहा है। पांचवा हमें इंफॉर्मेशन यह प्राप्त होता है कि इनके मास के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। मास कैसे, हाइड्रोजन का मास कितना है तो 2 गुणे 1 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना है तो 2 गुणे 8, तो ये कितना होगा 2 एकम 2 प्लस 8 दूनी 16, 16 2 कितना आ गया 18, है ना। यहाँ पे देखिए 2 और 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है तो 2 गुणे 8, यहाँ भी कितना आ गया हमें 18 प्राप्त हो गया, क्योंकि 2 एकम 2 प्लस 8 दूनी 16। समझ में आया, स्टेप ऊपर नीचे समझ में। तो यहाँ भी 18 बन रहा है, यहाँ भी 18 बन रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया में जितना पदार्थ हम लोग डालते हैं उतने ही पदार्थ में बन करके पदार्थ की मात्रा प्राप्त होती है, और इसीलिए रासायनिक समीकरण को बैलेंस भी किया जाता है। जब आगे पढ़ेंगे ना नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तो वहां पे हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में प्राप्त होने वाली सूचनाएं ये थी। और भी बहुत सारी सूचनाएं हो सकती है कि रासायनिक अभिक्रिया में गैसीय अवस्था के बारे में पता चलता है। रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले जो पदार्थ हैं वो जो पदार्थ हैं किस कौन से पदार्थ को मिलने से कौन से पदार्थ बने, तो ये रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण के जो इंफॉर्मेशन थे इसको हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट पॉइंट ये हो सकता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया था ही तो रासायनिक समीकरण की जरूरत क्या हुई। कहने का मतलब रासायनिक समीकरण के लाभ क्या है, तो बेनिफिट कैसे हमारे, तो इसको बस सुन लीजिए, याद हो जाएगा। रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को हमने लिखा यहाँ पे, इसको हम लोगों ने समझ लिया, अपनी भाषा में लिखा। किसी दूसरे देश में जाएंगे वो अपनी भाषा में लिखेंगे, लेकिन रासायनिक समीकरण का जो सूत्र है, तो ये सूत्र जो होते हैं, हाइड्रोजन को यहाँ भी आप H2 कहोगे, अदर भी कंट्री में जाओगे तो हाइड्रोजन को H2 ही कहोगे। कहने का मतलब ये हुआ कि तत्व का कोई एक ऐसा सिंबल होना चाहिए जो पूरे विश्व में प्रचलित हो, है ना, जिससे वैज्ञानिकों को, पढ़ने वाले लोगों को जो है सहूलियत हो। तो पहला फायदा तो ये हो गया। दूसरा फायदा ये हो गया कि यहाँ पे देखिए समय की बचत होगी, ज्यादा वर्ड लिखना होगा तो ज्यादा समय लगेगा, तो समय की बचत हुई, साथ साथ कॉपी कागज की भी बचत हो रही है। तो ये रासायनिक समीकरण के द्वारा हमें जो लाभ प्राप्त होते हैं इसके बारे में था। रासायनिक समीकरण कहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होते, इसके बारे में जानना जरूरी है। देखिए रासायनिक समीकरण की इसी को सीमाएं भी कह सकते हैं, लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, इसको भी सुन लीजिए। रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या गए, तो पहला सीमा यह है कि रासायनिक समीकरण देख करके हमें नहीं पता लगता है कि रासायनिक समीकरण एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। अब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या है, कहने का मतलब रासायनिक समीकरण हमें देखने के बाद नहीं पता चलता है कि इस रासायनिक समीकरण, इस रासायनिक अभिक्रिया में हम टेम्परेचर को दे रहे हैं कि टेम्परेचर हमें प्राप्त हो रहा है, तो ये बात पता नहीं चलता है। रासायनिक अभिक्रिया जो है विस्फोटक है कि नॉर्मल है, ये बात भी हमें पता नहीं चलता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो होते हैं गैस का फॉर्मेशन होता है, अवक्षेप का फॉर्मेशन होता है, तो ये चीजें भी हमें रासायनिक समीकरण नहीं बताता है। तो इसको उपयोगी करने के लिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं। जैसे रासायनिक समीकरण में अगर गैस की प्राप्ति हो तो अप एरो का यूज किया जाता है, अवक्षेप की प्राप्ति हो तो डाउन एरो का यूज किया जाता है। और एक इसका दोष है कि रासायनिक समीकरण जो है तत्व या यौगिकों की अवस्था के बारे में नहीं पता लगाते हैं। तो तत्व या यौगिक की अवस्था के बारे में भी पता नहीं लगाएगा, तो इसको और उत्तरदायी बनाने के लिए, यूजफुल बनाने के लिए हम लोग अपने से जो होते हैं रासायनिक समीकरण को सुधारने के लिए, वहां पे जो होता है अगर वो सॉलिड होता है तो कोष्ठ में सॉलिड S लिख देते हैं, लिक्विड होता है तो कोष्ठ में L लिख देते हैं, ठीक है। गैस होता है तो एरो मार्क का यूज करते हैं या कोष्ठ में G भी लिखा जाता है कहीं, ठीक है। तो ये सारे जो इंफॉर्मेशन हैं, जो केमिकल इक्वेशन के लिमिटेशंस हैं, इस लिमिटेशंस को भी आप कॉपी में नोट आउट कर लोगे। बाकी जो है बुक में दिया गया है, जो समझाने वाली चीजें थी मैंने समझा दिया। बाकी अब बुक के हेल्प से हमने जो पढ़ाया, जो लेक्चर दिया हमने, इस लेक्चर से आप फाइंड आउट करके नोट्स बनाओगे। बाकी कल के क्लासेज में साथ ही साथ आप लोग रुपरा ट्यूटोरियल चैनल को भी आप लोग ज्वाइन करें। #रुपरा ट्यूटोरियल आपके वीडियो के नीचे दिखा होगा, तो वहां से भी आप जा सकते हैं। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपके पढ़ने वाले दोस्त हैं उनके पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।